अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले हम जो है AIAPGT 2019 का पेपर डिस्कस कर चुके और अब हम जो है 2018 का जो पेपर आया था ऑल इंडिया यूथ पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट वो डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा था, जो भी स्टूडेंट्स 2024 के AIAPGT की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल पर बिल्कुल मुस्तकिल जुड़े रहें और हम बहुत सारा फ्री मटेरियल इंशाल्लाह इस पर प्रोवाइड करेंगे और कैसे तैयारी करनी है, क्या इसका मामला रहेगा, उसके लिए गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। बाकी मैं डॉक्टर शाहदना नशीद हूँ, पीजी स्कॉलर, इलाज में तदबीर रेसिडेंसी इलाहाबाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डाइट इज कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। 5 सेकंड के लिए हम रुकेंगे और बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। मतलब इन सब में से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें खाने को, डाइट को बिल्कुल रोक दिया जाता है, ग़िज़ा पे पाबंदी लगा दी जाती है। इसका सही जवाब है बहरान कंडीशन। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा जो है कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब बहरान का वक्त आता है तो क्या होता है, जो तबीयत है उसे हम कह देते हैं कि अब वो मरज को दफा करने में मुस्तकिल तौर पर वो लग जाए। ठीक है, डिजीज को एलिमिनेट करने में लग जाए। और अगर हम उस वक्त मरीज को खाना देंगे तो जाहिर है तबीयत का ध्यान फिर तबीयत की तवज्जो खाना हजम करने पे भी होगी, ग़िज़ा को हजम करने पे भी होगी। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि तबीयत की तवज्जो किसी भी चीज़ पे हो, तो लिहाजा तबीयत जो है वो बस मर्ज को दफा करे। हम यही चाहेंगे, इस वजह से बहरान की सूरत में ग़िज़ा को रोक दिया जाता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फसद इज बेनिफिशियल फॉर एवेक्यूएशन ऑफ मॉर्बिड मटेरियल फ्रॉम एशाए बदन। जो विसरल ऑर्गन्स हैं उसमें से मॉर्बिड मटेरियल निकालने के लिए कौन सी वेन की फसद खोलेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आपने पढ़ रखा है, डायरेक्ट सवाल है ये रहबर में से, तो बिल्कुल आप जवाब दे देंगे। 5 सेकंड के लिए रुकते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है बासलीक। बासलीक जो है इसका दूसरा नाम आप सबको पता होगा क्या है। इसका दूसरा नाम है तनफुर बदन। ये पूरे बदन का नूर है, इसे कहा जाता है। और ये जो है, जो विसरल ऑर्गन्स हैं उसमें जितने भी पूरे बॉडी के विसरल ऑर्गन्स हैं उसमें जो मॉर्बिड मटेरियल इकट्ठा हो गया है तो उसको निकालने के लिए हम बासलीक की फसद खोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हब्बुल जरा वेन इज ब्रांच ऑफ विच वेन। हब्बुल जरा जो है किस वेन की ब्रांच है, ये भी जिसने पढ़ रखा है वो फौरन बता देगा। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। इसका सही जवाब है कैफाल। कैफाल की ब्रांच कौन सी है, हब्बुल जरा। ठीक है। और एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, बासलीक की भी एक बहुत अहम ब्रांच है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है इब्ती। ये भी याद रखिएगा। हब्बुल जरा किसकी ब्रांच है, कैफाल की। और बासलीक की ब्रांच क्या है, इब्ती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए इज कंट्रा इंडिकेटेड इन। क्या मतलब वॉमिटिंग। वॉमिटिंग जो है किस मर्ज में कंट्रा इंडिकेटेड है, किस में हम कहेंगे कि क्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर वो मर्ज किसी को हो रहा तो फौरन उसको जो है, अगर किसी भी सूरत से उल्टी आने वाली है तो उसको रोकने की हम दवा देंगे, एंटी वॉमिटिंग ड्रग देंगे। तो बताइए कौन सा है। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। इसका सही जवाब है फतक। फतक को आप जानते हैं क्या कहते हैं, हर्निया। अगर आपको ये पता है कि फतक को हर्निया कहते हैं तो फिर ये सवाल आप बड़ी आसानी से कर देंगे। हर्निया के अंदर वॉमिटिंग जो है बिल्कुल कंट्राइंडिकेटेड है। बाकी इम्तला मैदा, अमराज खुलिया और तुखमा, अमराज इसमें जो है आप जानते ही हैं, इनकी सब कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आपने पढ़े हैं। बाकी हर्निया के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो जाहिर है आपको पता होगा कफ, वॉमिटिंग, ये सब उसके अंदर जो है ये कंट्राइंडिकेटेड होता है। आगे बढ़ते हैं। हुक्ना इज मोस्ट रिकमेंडेड इन विच डिजीज। हुक्ना जो है किस डिजीज में सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाएगा, बताएं। इसका सही जवाब है पुलंज। भाई देखिए, अगर आपको इस हाल का मतलब पता है, दायमी कब्ज का पता है और अलाउस का पता है, कॉलेज का पता है, तो आप इसका जवाब बड़े आसानी से दे देंगे। क्या है भाई उठना, क्या है उठना, यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू रिमूव मॉर्बिड मैटर और वेस्ट फ्रॉम बॉडी। क्या करते हैं कि
सलाइन वाटर ले लेते हैं या उसमें दवाओं का जो है घोल होता है और उसे जो है एनल रूट के जरिए से हम अंदर डाल देते हैं और फिर उसके बाद ये जो है उठने से ये जो अंदर का मॉर्बिड मैटर है लार्ज इंटेस्टाइन से वो बाहर आ जाता है। तो ये किसमें इस्तेमाल किया जाता है? पुलिस, मतलब जब दर्द होता है पेट का उसमें हम उगना देते हैं और उसमें फौरन आराम आ जाता है। उगने का दूसरा नाम पता है आपको क्या है? उगने को कहते हैं अमल तायद, यानी परिंदे का अमल। और इसे डिस्कवर किसने किया था? इसे जालिनूस ने डिस्कवर किया था। एक परिंदे को देख के उसने देखा कि वो एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठा था जालिनूस, और उसने देखा कि एक बुगला आया और बुगले ने एक मछली का खाया। अब जब उसने मछली को खाया तो उसका बदन भारी हो गया, वो उड़ नहीं पाया। जब वो उड़ नहीं पाया तो जालिनूस ये देख रहा था कि उसने अपनी चोंच में पानी भरा और अपने एनल रूट के जरिए वो पानी डाल दिया अपने इंटेस्टाइन में, और फौरन जो उसका मैटर था वो बाहर आया। जैसे वो मैटर उस पानी के जाने से बाहर आया सलाइन वाटर के, तो उसकी बॉडी हल्की हो गई और वो उड़ गया। तो उसने सोचा यही चीज अब हम इंसान पे अप्लाई करेंगे, और उसने इंसान पे अप्लाई किया। इसे अमल तायद कहा गया, हुक्म कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरलाइज एडिमा रिजल्ट फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब ये है कि जनरलाइज एडिमा जो है सबसे होगा लेकिन किससे नहीं होगा। तो बताइए क्या है? 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। इसका सही जवाब है सिस्टमिक हाइपरटेंशन। सिस्टमिक हाइपरटेंशन से जनरलाइज एडिमा नहीं होगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से आपको पता है होगा, लिवर सिरोसिस से होगा और नेफ्रोटिक सिंड्रोम से भी होगा। दो तरह के एडिमा होते हैं, एक जनरलाइज होता है और एक लोकलाइज होता है। ठीक है, तो ये जनरलाइज के बारे में पूछ रहा था और इसका सही जवाब सिस्टमिक हाइपरटेंशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर? बड़ा आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, बताइए इसका सही जवाब क्या है? राइट साइड अगर हार्ट फेल हो रहा है तो उसका सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज, इसका मोस्ट कॉमन कॉज है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। पहले लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होगा, और जब लेफ्ट साइड का हार्ट फेल हो जाएगा उसके बाद फिर राइट साइड का भी हार्ट फेल होने लगेगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर इज लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के कॉज क्या हो सकते हैं ये भी आप देख लीजिए। इसका जो है सिस्टमिक हाइपरटेंशन है, लेफ्ट साइड के हार्ट फेल होने का। सिस्टमिक हाइपरटेंशन, अनट्रीटेड हाइपरटेंशन, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, मायोकार्डाइटिस। तो ये जो है इसके कुछ कॉज है लेफ्ट साइड के, और जब लेफ्ट साइड का हार्ट फेल होगा तो उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंस में राइट साइड का भी हार्ट फेल हो जाएगा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस? मिट्रल स्टेनोसिस क्या है? जो मिट्रल वाल्व है वो पतली हो जाती है, बारीक हो जाती है, उसमें स्टेनोसिस होता है। तो इसका मेन कॉज क्या है? 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, बताइए। इसका मेन कॉज है क्रॉनिक रूमेटिक वाल्व डिजीज। मिट्रल स्टेनोसिस का सबसे मेन कॉज जो है, मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है क्रॉनिक रूमेटिक वाल्व डिजीज। इसमें रूमेटिक कॉज आमतौर से होता ही है, लेकिन जो ओल्डर पेशेंट्स हैं, जो बहुत ओल्डर पेशेंट्स हैं, उसमें जो इसका मेन कॉज होता है वो भी जान लीजिए क्या है। उसमें है कैल्सिफिकेशन ऑफ मिट्रल वाल्व। उनमें ज्यादातर मिट्रल स्टेनोसिस होता है कैल्सिफिकेशन ऑफ मिट्रल वाल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मार्कर फॉर मायोकार्डियल इंफेक्शन? ये सबको आता ही होगा, अगर ये नहीं आता तो आपको भी बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ट्रोपोनिन आई। थोड़ा सा और देख लीजिए, ट्रोपोनिन आई एंड टी आर स्ट्रक्चरल कार्डियक मसल प्रोटीन। ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी आर स्ट्रक्चरल कार्डियक मसल प्रोटीन।
that are released during myocyte damage and necrosis. ठीक है, ये स्ट्रक्चरल कार्डियक मसल प्रोटीन होते हैं जो जब मायोसाइटिक डैमेज होती है, नेक्रोसिस होती है, कार्डियक मसल से रिलीज होते हैं. ठीक है, वेरी स्पेसिफिक फॉर एमआई ट्रोपोनिन आई इज इम्पोर्टेंट. देन ये जो दोनों ही है वेरी स्पेसिफिक फॉर एमआई. जब एमआई होता है तो ये कार्डियक मसल से रिलीज होते हैं. और ट्रोपोनिन आई जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रोपोनिन टी के मुकाबले. तो इसका सही जवाब है 3 ट्रोपोनिन आई. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ब्रीच ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ मसल इज एसोसिएटेड विद बस, मतलब कि ब्रीच ऑफ कंटिन्यूटी किस चीज की, मसल की. और एक चीज और इसमें जो दे रखी है वो दे रखा है पस. दोनों पे ध्यान दीजिए और इसका सही जवाब बताइए क्या है. इसका सही जवाब है करहा. और अगर ब्रीच ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ मसल विदाउट पस होता तो विदाउट पस जो है वो क्या है, जराहत. विदाउट पस ब्रीच ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ मसल. ये चारों ही ऑप्शन जो है बहुत अहम है. ठीक है, सादे क्या होता है, सादे के बारे में भी देखें. ये होती है ब्रीच ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बोन along longitudinal axis. और अगर हॉरिजॉन्टल होता तो क्या होता, तो कसर होता. ठीक है, खदश या खराश इसे कहते हैं. ये क्या है, स्क्रैच और लीनियर एब्रेशन. स्क्रैच और लीनियर एब्रेशन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following type of emphysema is most commonly associated with smoking and chronic bronchitis? ये मुश्किल सवाल है. देखिए, इसका सब जवाब दे पाना जो है थोड़ा मुश्किल है और फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसका हम समझाएं. तो स्मोकिंग और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है कौन से टाइप के एम्फेसिमा में जो है ये इससे एसोसिएटेड है, स्मोकिंग से और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से. मतलब अगर कोई स्मोकर है और उसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो उसे किस तरह का एम्फेसिमा होगा. इसका सही जवाब है सेंट्री एसिनर. अगर कोई स्मोकिंग भी करता है और उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी है तो सेंट्री एसिनर एम्फेसिमा उसको होगा. और सेंट्री एसिनर में क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ एसाइनस. एसाइनस और इसमें जो है एसोसिएटेड विद स्मोकिंग एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. ठीक है, ये शायद दिखने का नहीं. पैरासेप्टल, पैरासेप्टल में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ एसाइनस जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है. और ये एसोसिएटेड विद स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स. याद रखिएगा, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स. और पैन एसाइनर इसमें जो है क्या नाम, एंटायर एसाइनस इन्वॉल्व हो जाता है. एंटायर एसाइनस इन्वॉल्व. और ये एसोसिएटेड किससे होता है, विद अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी.
एंटी deficiency in middle age smokers। ठीक है, इरेगुलर के बारे में भी जान लीजिए। इनमें इरेगुलर पोर्शन ऑफ असाइनस इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ irregular portion of sinus associated with fibrosis। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस का सीन हमने 2019 में भी ये सवाल देखा था, उसमें भी आया था, 2018 में भी आया हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या है? मैं इसमें रुकने का भी नहीं क्योंकि इतना आसान है। इसका सही जवाब है ब्रेन। और हार्ट, लिवर और किडनी, इन तीन ऑर्गन्स की जो नेक्रोसिस होती है उसको क्या कहते हैं बताइए फटाफट। कौन सी नेक्रोसिस होती है हार्ट, लिवर और किडनी में? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस याद रखिएगा, वैसे याद होगा ये पहले से जो बच्चे सीरियस थे उनके। एंड इट्स रिएजेंट इज यूज्ड इन यूरिन फॉर एग्जामिनेशन। और 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। ये सवाल हमने 2019 के पेपर में भी डिस्कस किया था और देख लीजिए कितने रिपीटेड सवाल आ रहे हैं। इसका सही जवाब बताइए क्या है? इसका सही जवाब है यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? एल्डिच रिएजेंट। बाइल सॉल्ट के लिए बताइए, डिस्कस हम कर चुके हैं, हेयर टेस्ट। और बाइल पिगमेंट के लिए पाउचर टेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फजार इज तफर्रुक इत्तिसाल ऑफ। इन्फजार किसका तफर्रुक इत्तिसाल है? 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, जल्दी से बताइएगा। इसका सही जवाब है वेन। वरीद का तफर्रुक इत्तिसाल इन्फजार है। और आर्टरी का क्या होता है? आर्टरी का बताइए। दम। उद्दम। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, वेन का इंतजार, आर्टरी का उद्दम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर ब्लीडिंग टाइम एस्टिमेशन? भाई सैलीज का तो सबको पता होगा ना। सैलीज जो है किसके लिए होता है? हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए। वेस्टर ग्रीन और विंट्रो किसके लिए होता है? ESR के लिए। अब बचा क्या? ड्यूक्स मेथड। ड्यूक्स मेथड इज द राइट आंसर। ड्यूक्स मेथड किसके लिए इस्तेमाल होता है? ब्लीडिंग टाइम एस्टिमेशन के लिए। किसके लिए? ब्लीडिंग टाइम एस्टिमेशन के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सजेस्टिव ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक्सेप्ट। देखिए बड़ा घुमा के और बड़ा कंसेप्चुअल सवाल पूछा है, ध्यान से इसके ऑप्शंस पढ़िए और बताइए 5 सेकंड के अंदर सही जवाब क्या है। भाई डिक्रीज प्लाज्मा आयरन होता है? हाँ होता है। डिक्रीज सीरम फेरेटिनिन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सीरम फेरेटिन घट जाता है, बिल्कुल घट जाता है। डिक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये डिक्रीज होती है? नहीं, ये इंक्रीज होती है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में वो इंक्रीज होती है। इंक्रीज सॉल्युबल ट्रांसफेरिन रिसेप्टर लेवल, बिल्कुल ठीक है, तो इसका सही जवाब हुआ 3। डिक्रीज टोटल आयरन डेफिशिएंसी आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, नहीं, क्योंकि ये इंक्रीज होती है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। विच टाइप ऑफ नर्व्स इज फाउंड इन गलबाए मादाए सौदा? जब मादाए सौदा का गलबा हो किस तरह की नर्व्स देखी जाती है बताइए फटाफट फटाफट। इसका सही जवाब है सगीर वबती। जब सौदा का गलबा होता है, याद रखिएगा, सगीर SSB, सौदा सगीर व बती, SSB याद रखिएगा। आगे बढ़ने हैं। केसलबैक प्लेक्सस इज ऑल्सो नोन एज, जिसने पढ़ रखा, ये आसान सवाल है, इसको कहते हैं लिटिल्स एरिया। एपिस्टेक्सिस लीडिंग फ्रॉम नोज,
इसी एरिया में से होती है, इसे लिटिल्स एरिया कहते हैं या फिर कैसलबैक्स प्लेक्सस भी इसको कहते हैं। व्हाट इज द लिगामेंट ऑफ पोपार्ट? पोपार्ट लिगामेंट जो है क्या होता है बताइए, 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, आसान सवाल है। इसे इनग्वाइनल लिगामेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनग्वाइनल लिगामेंट। इनग्वाइनल लिगामेंट का दूसरा नाम क्या है? पोपार्ट या फिर ग्रोइन लिगामेंट। ये सब एनाटॉमी के सवाल हैं, ये आसान सवाल है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पायनियर प्रीमियर कर रखा है तो जान लेंगे। व्हाट इज बक्स फेसिया? बक्स फेसिया क्या है? 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, थोड़ा मुश्किल सवाल है, फिर भी 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, बताइए क्या है? बक्स फेसिया है सुपरफिशियल फेसिया ऑफ पेनिस। ठीक है, सुपरफिशियल फेसिया ऑफ पेनिस। बक्स फेसिया का दूसरा नाम क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं, इसको फेसिया ऑफ पेनिस भी कहते हैं या फिर डीप फेसिया ऑफ पेनिस भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a content of portal triad? पोर्टल ट्रायड का कंटेंट क्या है पता होना चाहिए, बहुत ही अहम है ये। अगर ये भी नहीं पता तो समझो एनाटॉमी बहुत वीक है। इसमें क्या क्या होता है पोर्टल ट्रायड में? बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। यानी क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? हेपेटिक वेन नहीं होती, ये इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ वेंट्रल रैमी ऑफ। ये देखिए ये सवाल ऐसा है, मतलब थोड़ा भारी है, ठीक है। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, बताइए क्या है? अगर ये नहीं भी आता तो परेशान ना होइएगा। इसका सही जवाब है C5 to C8 एंड T1। ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस है ये किससे बनता है? यूनियन ऑफ वेंट्रल रैमी ऑफ C5 to C8 एंड T1 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज़ौफ़े मैदा स्पेसिफिक इन विच फीवर? ज़ौफ़े मैदा किस फीवर में स्पेसिफिकली पाया जाता है? 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, आसान सवाल है। इसका सही जवाब है हुम्माए मवाज़बा। और हुम्माए मवाज़बा आप जानते हैं कि एक बलगमी बुखार है। इसके बारे में हमने आपको एक बात और बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच डिजीज देयर इज हुम्माए लाज़मा एंड वजह नाखिस बिलो द ब्रेस्ट? एक डिजीज ऐसी है कि उसमें हुम्माए लाज़मा भी होगा, उसमें वजह नाखिस भी होगा और नब्ज मिनशारी भी होगी। अगर थोड़ा सा डीप पड़ा है तो ये आता होगा। और वो डिजीज कौन सी है? वह दातुल जनब यानी प्लूरिसी। सही जवाब है 1 प्लूरिसी। ठीक है, हुम्माए लाज़मा वो है जो कि कंटिन्यूस फीवर। हुम्माए लाज़मा पता ही होगा लेकिन फिर भी बता दें। असल में हम जब यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो हम हुम्माए लाज़मा को पढ़ाएंगे नहीं कि हुम्माए लाज़मा क्या है, वजह नाखिस क्या है, इसे पढ़ाएंगे नहीं। ये जब आप कभी हमसे अगर मौलजात पढ़ेंगे, रहबर पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ाया जाएगा हुम्माए लाज़मा क्या है। यहाँ सिर्फ बताया जाना। जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा है उन्हें बताया कंटिन्यूस फीवर है, वजह नाखिस क्या है? वजह नाखिस प्रीकिंग पेन है और तीसरी इसकी अलामत क्या है? नब्ज मिनशारी। तो जब ये तीनों अलामत मिलती है, किसमें मिलती है? ज़ातुल जनब में यानी प्लूरिसी में। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ ज़लक़ुल अमा? ज़लक़ुल अमा, ज़लक़ का मतलब फिसलना होता है, अमा का मतलब जो है इंटेस्टाइन होता है। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए क्या होता है? इसका सीधा सीधा सा जवाब है सुए मिजाज याबिस ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, याबिस आ रहा तो ज़लक़ुल अमा में जो है वो खुश्की कहाँ से आएगी? इसी के साथ हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया। इसके हमने 25 सवाल डिस्कस किया और आपने ये देखा होगा कि बहुत मुश्किल सवाल नहीं थे। कल इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे और 4 पार्ट में 2018 का जो पेपर है
AIAPGT का, उसे मुकम्मल करेंगे। बाकी आपको कैसा लगा, इसमें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, कुछ अगर आप गाइडेंस चाहें AIAPGT 2024 के ताल्लुक से, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।